हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा सिंह आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे पैगासस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग फिर से आए हैं या जुड़े आप लोग हमारे साथ, किस लिए हम करंट अफेयर डिस्कस करेंगे 2 अक्टूबर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट खबरें रही है, खेल से रिलेटेड या कोई अपॉइंटमेंट हुई है, कोई इंपॉर्टेंट डेज रहे हैं, कुछ MCQs डिस्कस करेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आपके पास, वेयर इज द जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी म्यूजियम लोकेटेड। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी जो संग्रहालय है वो कहाँ स्थित है। अभी अभी इस संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है। ओके, जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी जो है इसकी अभी अभी उद्घाटन हुआ है। किन्होंने किया है, तो जो टूरिज्म मिनिस्टर है कहाँ की, उत्तराखंड की। ओके, इन्होंने जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी जो म्यूजियम है इसका इनॉग्रेशन किया है। क्या नाम है इनका, सतपाल महाराज। ओके, सतपाल महाराज इनका नाम है। अब देखो कार्टोग्राफी क्या है, ये मीन्स जो ये जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी है, ये म्यूजियम ऐसा है कि इसके अंदर माउंटेनियरिंग मीन्स है ना कि उत्तराखंड में आपको पता है बहुत बड़ी बड़ी लंबी ऊंची ऊंची पहाड़ें हैं, है तो लोग वहाँ जाते हैं घूमने के लिए, ऐसे पहाड़ की चढ़ाई करने के लिए। तो क्या क्या चीज़ें डिफ़िकल्टीज आती है उनको रास्ते में, और कैसे मैप्स को फॉलो करके जाए कि आप इजीली है ना माउंटेन को क्लाइंब कर सको, ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए। तो ऐसे जो जो इससे पहले जितने भी लोगों ने माउंटेन क्लाइंब किया है, जो भी पहाड़ों पे जो पर्वतारोहण करते हैं, जो पहुंच गए हैं, ठीक है, उनकी डिटेल्स दे रखी है, सारे मैप्स बता रखे हैं कौन से रास्ते सही हैं, क्या क्या चीज़ें करके जा सकते हैं वो। तो अभी आपको पता चल गया कि कहाँ पे है ये म्यूजियम सिचुएटेड, मसूरी उत्तराखंड में। ओके, अब क्या क्या चीज़ें याद रखनी है आपको इस क्वेश्चन से कि सबसे पहले वेयर इज़ द जॉर्ज एवरेस्ट, जो जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी म्यूजियम है ये है कहाँ पे, मसूरी उत्तराखंड, अपने मसूरी उत्तराखंड में है। इसका इनॉग्रेशन किसने किया था, तो जो सतपाल महाराज है उन्होंने, वो कौन है, उत्तराखंड की टूरिज्म मिनिस्टर हैं। ओके, एक चीज़ और याद रखना, हेलीपैड। ओके, हेलीपैड भी है इसी में, जो जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी, वहाँ कोई घूमने जाएगा तो हेलीकॉप्टर भी लैंड कर सकता है वहाँ पे। ओके, हेलीकॉप्टर लैंड कर सकता है, उसका नाम क्या है, राधा नाथ सिकदर। ओके, राधा नाथ सिकदर, ये हेलीपैड का नाम है। ये इतनी चीज़ें हैं, इतना पॉइंट है, आप इस टॉपिक से इतना रिमेंबर रखना। इन सब किसी भी पॉइंट पे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, विच स्पोर्ट हैज़ कंट्रीब्यूटेड द मोस्ट मेडल, सबसे ज़्यादा मेडल कौन से स्पोर्ट ने इंडिया को अभी एशियन गेम्स में ला कर दिए हैं। अभी तक एशियन गेम्स ख़त्म नहीं हुए हैं। एशियन गेम्स कब से, 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक चलेंगे। ओके, अभी तक एशियन गेम्स ख़त्म नहीं हुए। अभी तक इंडिया के पास टोटल 53 मेडल्स आ चुके हैं। ओके, 53 पदक हो चुके हैं इंडिया के पास। अब आपसे बात की जा रही है कि सबसे ज़्यादा, ओके, इनमें से सबसे ज़्यादा मेडल्स इंडिया को किस गेम ने ला कर दिए हैं। बात करूँ मैं तो शूटिंग में इंडिया के पास अभी 22 मेडल्स हैं। रोइंग में कितने हैं, रोइंग में है 5, क्रिकेट में है 1 है जो कि क्या है, गोल्ड है। ओके, और सेलिंग में बात करूँ तो 3 है। तो अभी आप इनमें से क्लियर दिख रहा है आपको क्या हो जाएगा, शूटिंग। अगर बात करूँ एशियन गेम्स 2023 की, तो एशियन गेम्स 2023 कहाँ हो रहा है, हैंगजाओ चाइना। ओके, हैंगजाओ चाइना में ये इवेंट रह रहा है। एशियन गेम्स जो 2023 है हैंगजाओ चाइना में रह रहा है। और ये कौन सा एडिशन है एशियन गेम का, 19th एडिशन है। ओके, कौन सा एडिशन है, कौन सा संस्करण है एशियन गेम्स का, 19वां संस्करण। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, which organization will collaborate to implement the initiative funded by G20 pandemic fund। G20 पैंडेमिक फंड, ठीक है, G20 भी फिलहाल बहुत न्यूज में रहा है, थोड़ा डिस्कस करते हैं। G20 महामारी कोष द्वारा वित्त पोषित पहल की लागू करने के लिए कौन से संगठन सहयोग करेंगे। मीन्स बहुत सारे संगठन हैं दुनिया में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, फूड एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन, रेड क्रॉस, ग्रीन पीस, यूनेस्को, UNDP, ठीक है, और भी बहुत सारे संगठन है ऐसे। ठीक है, G20 भी एक तरीके का संगठन है, G7 भी एक तरीके का संगठन है। तो ऐसे कौन से संगठन G20 के इस इवेंट पे, किसमें, पैंडेमिक के लिए जो फंड देगा वो इनमें से कौन सा
ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेट करेगा G20 के साथ ये फंड देने के लिए। सबसे पहले बात करें पैंडेमिक फंड की, तो ये कितना फंड मिल रहा है इंडिया को? तो इंडिया को मिल रहा है $25 मिलियन। ठीक है, कौन सा डॉलर? US डॉलर। $25 मिलियन US मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? एनिमल हस्बेंड्री। ओके, एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन के लिए, पशुपालन के लिए मिल रहा है। और किसके लिए मिल रहा है? डेयरी फार्मिंग के लिए, डेयरी फार्मिंग के लिए। ओके, पशुपालन के लिए मिल रहा है और डेयरी फार्मिंग के लिए 25 मिलियन। याद रखना कितना मिल रहा है? 25 मिलियन मिल रहा है इंडिया को। इतना अमाउंट मिला जाएगा ताकि ध्यान दिया जा सके किनकी हेल्थ के ऊपर, जो भी पशुपालन में हो रहा है। तो जैसे गाय है, मवेशी है, ठीक है, जो भी जानवर जिनकी या फिर कैटल्स होते हैं जितने भी, उन सब का ध्यान रखने के लिए, उनकी हेल्थ का, चेकअप का, उन सब का ध्यान रखने के लिए ये $25 मिलियन मिल रहा है इस पेंडेमिक फंड के अंतर्गत। चलो बात करते हैं अब इनमें से कौन सी चीज़ हेल्प करेंगी इंडिया की। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक और फूड एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक साथ कोलैबोरेट करेगी इंडिया को ये फंड प्रोवाइड करने के लिए। आपका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। विच कंट्री आर पार्ट ऑफ द ब्रिक्स इकोनॉमिक अलियंस। ठीक है, जो ब्रिक्स इकोनॉमिक अलियंस है उसकी इनमें से कौन सी कंट्रीज पार्ट है, आपका ये क्वेश्चन है। ओके, कि इनमें से कौन सी कंट्रीज पार्ट बनती है, कौन कौन सी कंट्रीज मेंबर है ब्रिक्स की। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बात करूँ ब्रिक्स की, नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा, BRICS। ओके, बी यानी कि ब्राज़ील, आर यानी कि रसिया, आई फॉर हमारा प्यारा इंडिया, सी यानी कि चाइना और एस यानी कि साउथ अफ्रीका। ओके, ये कंट्रीज है ब्रिक्स की, ये कंट्रीज है। ओके, कौन सी इवेंट रही थी? 15th। इस बार कौन सी समिट रही थी? 15th। और ये मीटिंग रही कहाँ थी? जोहान्सबर्ग। ओके, साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका। ओके, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में ये इवेंट रही थी। अभी फिलहाल किसने होस्ट किया था? साउथ अफ्रीका ने होस्ट किया था। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने इस इवेंट को अटेंड किया था। चंद्रयान 3 जब है ना लैंड हुआ था मून के ऊपर, उस टाइम हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो इसी इवेंट को अटेंड करने के लिए साउथ अफ्रीका गए हुए थे। होप अगर आपने उस समय वीडियो देखा होगा लैंडिंग का, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जुड़े हुए थे। बात करते हैं आगे अपन। चलो नेक्स्ट, ऑन विच डेट इज हिंदी दिवस सेलिब्रेटेड इन इंडिया टू मार्क द एडॉप्टेशन ऑफ हिंदी। बहुत बेसिक सा छोटा सा क्वेश्चन है हमारा कि हिंदी दिवस को देखो बात करो ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया है। हमारे इंडिया में कोई भी है ना राष्ट्रभाषा नहीं है। ओके, कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, पर एक ऑफिशियल लैंग्वेज है जिसे हमने हिंदी को हमने एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रखा है कि या तो चीज़ें इंग्लिश में लिखी हुई होगी या तो चीज़ें हिंदी में लिखी हुई होगी। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है भारत का संविधान, है ना, और दूसरे लैंग्वेज में भी होता है, पर मेन जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज हमारे ये दो ही है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, क्या हो जाएगा आपका आंसर? सितंबर 14 को। ओके, 1949 में इसको ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया था। किसको? हिंदी को। 1949 में जब ये संविधान बना था उसके अकॉर्डिंग, जब हमारे भारत का संविधान बना था 1949 में, तब इसको ऑफिशियल लैंग्वेज बता दिया गया था कि हिंदी हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज होगा। साथ ही साथ 1953 की बात करूं तो पहली बार हिंदी दिवस मनाया गया था। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ KRP? KRP का फुल फॉर्म क्या है? KRP की बात करूं तो KRP क्या होता है? किसान ऋण पोर्टल। पर ये क्या है? जो निर्मला सीतारमन है, कौन है हमारी? फाइनेंस मिनिस्टर। ओके, निर्मला सीतारमन जो है कौन है हमारी? फाइनेंस मिनिस्टर, प्लस नरेंद्र तोमर जी। नरेंद्र तोमर कौन है हमारे? एग्रीकल्चर मिनिस्टर। ओके, इन दोनों ने मिलके एक इनिशिएटिव लिया है, क्या? KCC। KCC पता है क्या होता है? किसान क्रेडिट कार्ड। इसके लिए
तीन नई चीज़ें मीन्स पहले से ही चल रहा है किसान क्रेडिट कार्ड, बहुत टाइम से चल रहा है। किसानों को क्रेडिट कार्ड से लिंक करना मीन्स किसानों को ATMs प्रोवाइड करना, बैंक की फैसिलिटीज़ उनको देना, ताकि उन्हें जब भी पैसे की ज़रूरत हो, खेती करने के लिए, अनाज खरीदना है, होता है ना, बुवाई के लिए चीज़ें खरीदनी होती है, फर्टिलाइजर्स, खाद खरीदने होते हैं, इन सब चीज़ों के लिए अगर उनको पैसे चाहिए तो किसान क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। अब इसी चीज़ को 3 चीज़ें इसमें बढ़ाई गई है। ओके, इसमें 3 चीज़ें नई ऐड की गई है। क्या क्या? सबसे पहले तो बात करूँ KRP। KRP क्या होगा? किसान ऋण पोर्टल, मीन्स ऋण मतलब लोन दिया जाएगा किसानों को। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? घर घर किसान क्रेडिट कार्ड। क्या इनिशिएटिव है कि पूरे इंडिया में ओके जितने भी किसान हैं उनको, मीन्स घर घर से समझ में आ जाएगा आपको। घर घर क्या मतलब क्या है? जितने भी किसान हैं उन सबको क्रेडिट कार्ड से लिंक करना है। कौन सा किसान क्रेडिट कार्ड? उन सबको प्रोवाइड करवाना है, सबको ये फैसिलिटी देनी है। नेक्स्ट क्या है? विंड। ओके, विंड्स। 3 चीज़ें बताई मैंने, क्या है? एक किसान ऋण पोर्टल, दूसरा क्या है? घर घर किसान क्रेडिट कार्ड, और बात करूँ तीसरा क्या है? विंड्स। विंड्स का फुल फॉर्म क्या है? वेदर। ओके, वेदर इंफॉर्मेशन डेटा सिस्टम। डेटा सिस्टम, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वेदर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी ना, वो पहले ही पता चल जाएगी किसान को, पहले किसान को दे दी जाएगी कि बारिश आने वाली है, बहुत तेज़ तूफान आने वाला है, या आपको अपने मिस अगर चीज़ें पहले से पता है तो आप क्या करोगे? उसके लिए रेडी रहोगे, है ना। तो किसानों को पहले से ये इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कि आज मौसम कैसा रहेगा, आने वाले कुछ दिनों तक कैसा मौसम रहेगा, ताकि किसान उसके लिए पहले से प्रिपेयर हो जाए। ये तीनों चीज़ें क्यों की जा रही है? ताकि फसल ताकि जो फसल है उसको अच्छा किया जा सके, फसल की उपजाऊ को बहुत ज़्यादा बढ़ा जा सके, प्रोडक्शंस इंक्रीज़ किया जा सके। तो आपका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? KRP का किसान ऋण पोर्टल। ओके, किन दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है? निर्मला सीतारमण जी ने और नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। अब आते हैं हम लोग हमारे डिटेल न्यूज़ के ऊपर। क्या है न्यूज़? मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन अलॉन्ग विद ICCI, BCCI एंड यूनिसेफ लॉन्च्ड अ क्रायो फॉर गुड मॉड्यूल टू प्रमोट जेंडर इक्विटी। ओके, अब इसके अंदर क्या है? शिक्षा मंत्रालय। ओके, देश का जो शिक्षा मंत्रालय है वो किसके साथ मिलके? ICC के साथ, BCCI के साथ और यूनिसेफ के साथ, इनके साथ मिलके एक मॉड्यूल लॉन्च करा है। क्या नाम है उसका? क्रायो फॉर गुड, CRIIO फॉर गुड। ये लॉन्च किया गया है। ये क्यों लॉन्च किया गया है? ताकि जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, महिला पुरुष, ठीक है, इनके बीच में स्पोर्ट्स के तरीके से इनमें इक्वलिटी लेकर आई जा सके। अगर आपको पता हो तो अभी कुछ टाइम पहले ही जो मैन क्रिकेट टीम की जो सैलरी है ना, और वुमेन क्रिकेट टीम की सैलरी, उसको बराबर की गई है। मीन्स पहले वुमेन्स को कम सैलरी मिलती थी। क्यों कम मिलती थी? गलत है ना, सेम चीज़ दोनों ही कर रहे हैं। अभी वुमेन क्रिकेट टीम गोल्ड भी लेकर आई है, मैन क्रिकेट टीम नहीं लाई है ना। या तो आप है ना मेरिट के हिसाब से दो, पर क्या अब सैलरी उन दोनों को पर मैच के हिसाब से सेम मिलती है। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है? हर चीज़ में अब इक्वलिटी लेकर आए। ओके, और इक्वलिटी ज़रूरी है क्योंकि फिर सही नहीं रहता है ना, थोड़ी सी ईर्ष्या हो जाती है। चलो बात करते हैं अपन हमारे न्यूज़ के ऊपर। यूनियन मिनिस्टर कौन है? एजुकेशन मिनिस्टर हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी। मिनिस्ट्री याद रखना किनके पास है, ये चीज़ें पूछी जाती है आपसे। यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, लॉन्च्ड अ न्यू ऑनलाइन लाइफ स्किल लर्निंग मॉड्यूल। ठीक है, लाइफ स्किल यानी लाइफ की स्किल्स, हमें हमारी ज़िंदगी कैसे जीनी है, क्या क्या चीज़ें हमें आनी चाहिए, कभी कुछ ऐसा हो तो क्या हम करना चाहिए। ओके, पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा वाली स्किल्स की बात नहीं हो रही है, लाइफ स्किल कि ज़िंदगी कैसे चलानी है। आप किताबें तो पढ़ लोगे पर ज़िंदगी जीनी तो अलग तरीका होता है ना। तो लाइफ स्किल सिखाई जाएगी। वो इनिशिएटिव क्या है? क्रायो फॉर गुड टू प्रमोट जेंडर इक्विटी, यानी कि फीमेल और मेल के बीच में इक्वलिटी लाने की बात हो रही है। किनके बीच? गर्ल्स बॉयज, जो फीमेल मेल है। ओके, द नरेंद्र मोदी स्टेडियम, और ये कहाँ किया जा रहा है? ये इवेंट कहाँ हो रहा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। कहाँ पे है ये? अहमदाबाद, गुजरात में। सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम है ना। मोटेरा जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम है, ये भी याद रखना। जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है सबसे बड़ा है। चलो, शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री, जो केंद्रीय मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने गुजरात के अहमदाबाद में क्रायो फॉर क्या है? क्रायो फॉर गुड जो है वो लॉन्च किया गया है उन्होंने। और इसके अंदर क्या है? जो जेंडर इक्वलिटी यानी महिला, गर्ल, लड़के लड़कियां, इनके बीच में इक्वलिटी है। कैसे? लाइफ की स्किल्स प्रोवाइड की जाएगी, लाइफ की स्किल्स सिखाई जाएगी।
अब हम लोग बात करते हैं द प्रोग्राम वॉज लॉज एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ओके, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट यानी BCCI, और बात करते हैं यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। बात करूं मैं क्रिकेट काउंसिल तो ICC का हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चा? ICC का हेडक्वार्टर है आपका दुबई में, ओके, दुबई UAE में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं BCCI का। BCCI का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में, ओके। नेक्स्ट है यूनिसेफ। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चा? एक काम करो, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ओके। 2 मैंने बताया, तीसरा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। चलो आगे चलते हैं। तो ये इन तीनों का, यूनिसेफ का, BCCI का, ICCI का, ठीक है, इनका सबका म्यूचुअल मिलकर इन्होंने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है। क्या है? क्रायो फॉर गुड। चलो, क्रायो फॉर गुड इज एन इनोवेटिव यूथ एंगेजमेंट दैट प्रमोट्स जेंडर इक्वलिटी, हमने अभी डिस्कस किया, एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी लड़कियों और लड़कियों सबको बराबर ही मौका दिया जाएगा। आप अच्छा कर रहे हो, आपको भी मौका दिया जाएगा, लड़की है लड़की को भी मौका दिया जाएगा, सबको बराबर मौका दिया जाएगा। इट विल इक्विप चिल्ड्रन विद द एसेंशियल स्किल नीडेड टू डेवलप एवर चेंजिंग वर्ल्ड, ठीक है। जैसे दुनिया जो बदल रही है, हर दिन नई नई मुश्किलें आ रही है, तो इसमें क्या है, इसके अंदर स्किल सिखाया जाएगा कि कैसे आप नई नई मुश्किलों का सामना करोगे, कैसे उससे डील करोगे डेली अपनी एवरीडे डेली लाइफ में, ओके। एक अभिनव युवा जुड़वा है जो लैंगिक समानता और सभी के लिए समान अवसरों को बढ़ावा देता है। ये क्या है? लैंगिक समानता, यानी मेल फीमेल के बीच में इक्वलिटी बनाएगा और समान अवसर देगा। समान अवसर देगा किसके? लड़कों को भी और लड़कियों को भी। आगे डिस्कस अबाउट क्राई फॉर गुड। क्राई फॉर गुड है क्या? ये क्या है? अ सीरीज ऑफ 8 क्रिकेट बेस्ड एनिमेशन मूवीज़ है, ठीक है। एनिमे देखते हैं हम लोग सब, तो एनिमेशन मूवीज़ है, 8 मूवीज़ है, और हर एक मूवी में अलग अलग चीज़ें सिखाई जाएगी। मीन्स मान लो कि आज है ना, मुझे डील किया जा रहा है कि कैसे मैं डिप्रेशन से लीड कर रही हूँ, ओके। एक मूवी में इस बात पे है, नेक्स्ट मूवी में कोई और ऐसे डेली का प्रॉब्लम होगा, किसी में फिनेंशियल इशू पे होगा, ठीक है। तो ऐसी टोटल 8 मूवीज़ है, और ये 8 मूवीज़ को डिस्कस किया गया है किसके थ्रू? एनिमेशन के थ्रू, यानी कार्टून्स के थ्रू ये मूवी एक्सप्लेन की गई है। ईच एनिमेटेड फिल्म पार्ट फोकस ऑन अ स्पेसिफिक लाइफ स्किल, वही लाइफ की किसी एक स्किल के ऊपर की है ना, हमें कैसे किसी एक चीज़ में अगर हम अच्छे हैं तो कैसे चीज़ों से हम डील कर सकते हैं उसका फ़ायदा उठा के, ठीक है। अगर आप किसी भी एक चीज़ में माहिर हो तो बस आप उस पर फोकस करो, आप ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर करोगे और बहुत अच्छा करोगे। बात करते हैं हम लोग यूनिसेफ की। हाँ, अभी मैंने आपसे पूछा और यहाँ पे अब आपको दिख जाएगा, कोई नहीं, यहाँ देख कर ही कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ओके। चलो आगे चलते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? कैथरीन रसेल, ओके। कैथरीन रसेल है वो यूनिसेफ की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। हेडक्वार्टर बोलो तो न्यूयॉर्क है, यूनाइटेड स्टेट्स में इसका हेडक्वार्टर है, और ये 11 दिसंबर 1946 में इसकी स्थापना हो गई थी, ओके। नेक्स्ट, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024, ठीक है। 2024 की रैंकिंग आ गई है, जिसके अंदर IISc बैंगलोर जो है, ठीक है, IISc बैंगलोर है, वो क्या किस पे है? इंडिया में उसने रैंक 1, ठीक है, इंडिया में टॉप किया है, ओके। यही डिस्कस करते हैं। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बैंगलोर इज रैंक्ड 1 अमंग द इंडियन इंस्टीट्यूट। जितने भी इंडिया में इंस्टीट्यूट्स है उसमें सबसे फर्स्ट रैंक किसकी बनी है? IISc बैंगलोर की। द 43 इंडियन यूनिवर्सिटी हैव रैंक्ड अंडर 1000, ठीक है। 1000 रैंक मीन्स वर्ल्ड के जो 1000 इंस्टीट्यूट्स है, 1000 यूनिवर्सिटीज़ है, उसके अंदर इंडिया की टोटल कितनी है? 43, ओके। टोटल 43 यूनिवर्सिटीज़ है जो कि इंडिया में है। अगर बात करूँ ओवरऑल IISc की रैंक क्या बनी है ना मैम, आपने ये तो बता दिया कि यहाँ पे इंडिया में टॉप करा है, ओवरऑल इसकी रैंक क्या है? तो आपका आंसर बनेगा 91 रही है, ओके। ये इंपॉर्टेंट है, ओके। बात करते हैं द 20, और इस बार और क्या है? द 20 न्यू इंडियन यूनिवर्सिटीज़ वर फीचर्ड। नए 20 यूनिवर्सिटीज़ को इसमें 20 नए भारतीय विश्वविद्यालयों को इस बार इसमें ऐड किया गया है, ओके। नेक्स्ट, द 20th एडिशन, जो 20वां संस्करण रहा है द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का, फीचर इसने कितने की है? 1904 यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। ऐसे विश्वविद्यालय कितने? 1904 ऐसे बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, उनको लिया गया है कितने? 108 कंट्रीज़। टोटल वर्ल्ड में जो 108 देश है उनके 1904
विश्वविद्यालय है उनको मिलाकर उनकी रिपोर्ट निकाली गई है, जिसमें हमारा IISc ओके जो बेंगलोर है, IISc बेंगलोर है, उसकी रैंक क्या बनी है 91। ओके होप समझ आ रहा होगा आपको। अगर हम बात करते हैं टॉप 10, ठीक है, स्टार्टिंग में टॉप 10 की बात करूँ तो 10 में से 7 जो है वो कहाँ के हैं, US के, और 3 है वो कहाँ के हैं, UK के। ओके 10 में से 7 यूनिवर्सिटीज USA के हैं, 3 है UK की। कौन कौन से हैं बात करते हैं हम लोग। फर्स्ट पे कौन है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी टॉप पे है। सेकंड की बात करूँ तो स्टैनफोर्ड है। थर्ड की बात करूँ तो मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है। फोर्थ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज जो है वो 5th नंबर पे है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी किस पे है, 6th नंबर पे, प्रिंसटन 6th पे है। कैलिफोर्निया जो है, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है 7th पे। 8th पे है इम्पीरियल कॉलेज लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया 9th पे, और याले यूनिवर्सिटी जो है ये कहाँ पे है, 10th नंबर पे। सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, स्टार्टिंग के 5 हो तो फिर भी ध्यान में रखना, इन 5 पे क्वेश्चन बन जाएगा। ओके इन 5 पे क्वेश्चन बन जाएगा। और हमारा IISc का रैंक क्या रहा था ये पूछा जाएगा, दोनों में इंडिया में कौन सी रैंक रही थी, और ओवरऑल ओके ओवरऑल क्या रैंकिंग रही थी ये भी पूछा जाएगा। ये भी पूछा जा सकता है कि टॉप 10 में US के कितने हैं और UK के कितने हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके ये भी चीज़ें ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर आप फोटो देख रहे हो तो ये 40 साल के हैं, 40 ईयर में ये मेडल लेकर आए हैं। ओके किसमें, एशियन गेम्स में, ये इसकी बात करते हैं। एशियन गेम 2023 रोहन बोपन्ना एंड ऋतुजा भोसले विन गोल्ड इन टेनिस, ठीक है, टेनिस के अंदर गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। टेनिस में गोल्ड लाने वाले अभी ये दूसरे हैं, इसके पहले भी एक गोल्ड हमारे पास आ चुका है टेनिस में इसी एशियन गेम्स में। बात करें रोहन बोपन्ना एंड ऋतुजा भोसले क्लेम्ड मिक्स्ड डबल, ठीक है, मिक्स्ड डबल 2 जने खेलते हैं, 2 जने खेलते हैं, मिक्स्ड डबल होता है। इन्होंने क्या किया है, 2, 6, 6, 3 और 10, 4 से गेम जीता है। किनको हराया है, चाइना के, ठीक है, जो चाइना के थे कौन, केयू हासी, ठीक है, कहाँ गया नाम, केयू हासियू सू, ठीक है, और हाउ चिंग चान, ये जो लोग हैं इनको हराया इन्होंने। और ये गोल्ड मिस जो चाइना है, चाइना को क्या मिला है इसके अंदर, मिक्स डबल में सिल्वर मेडल मिला है। ओके ये चीज़ें याद रखना, मिश्रित युगल जो है उसके अंदर की बात हो रही है। आगे इट वॉज इंडिया, अभी मैंने आपको बताया क्या है, इंडिया का ये 2nd मेडल है, दूसरा मेडल मिला है किसके अंदर, टेनिस के अंदर। ओके टेनिस के अंदर इस बार ये इंडिया का दूसरा मेडल है एट द कॉन्टिनेंटल इवेंट आफ्टर कौन, इससे पहले कौन लेकर आए हैं, राम कुमार रामनाथन एंड सकेत मैनी, किसमें, मेंस में। ओके मैन जो डबल थी जिसमें दोनों खिलाड़ी सिर्फ मेल थे, उसमें ये पहले गोल्ड लेकर आ गए। अभी क्या है, मिक्स डबल यानी एक लड़का एक लड़की, एक मेल एक फीमेल वाला जो इवेंट रहा है। राजकुमार रामनाथ और साकेत माइनी के पुरुष युगल में रजत पदक जीतने के बाद यह महाद्वीपीय प्रतियोगिता में टेनिस में भारत का दूसरा पदक है। ओके भारत का दूसरा पदक इन्होंने टेनिस में जीता है। अब बात करें हमारे फिलहाल रैंकिंग की। ओके क्या रैंकिंग है, मीन्स किस में कितने कितने गोल्ड है तो डिस्कस कर लेना। टोटल यहाँ पे कितने कितने गोल्ड्स अभी गोल्ड रहे हैं, कितने मेडल्स रहे हैं, उसकी पूरी लिस्ट है। डेली चेंज होती रहेगी। ओके अभी 8 अक्टूबर तक ये डेली चेंज होती रहेगी। धीरे धीरे लर्न करते रहना। इंडिया का टारगेट क्या है इसके अंदर कि हम टोटल 100 मेडल्स लेकर आएंगे। ओके इंडिया का टारगेट है टोटल 100 मेडल्स लेकर आने का। डेली डेली अभी तो चेंज होगी, एक बार फिर भी देख लो अभी कितनी है। नेक्स्ट बात करते हैं, दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल अनवील 15 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान टू कॉम्बैट एयर पॉल्यूशन। आपको पता है दिल्ली में कितना एयर पॉल्यूशन है, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ खड़ी हूँ मैं, सामने कहाँ नहीं दिखेगा अभी तो फिर भी अगर गर्मी में जाओ तो आपको ना, गर्मी में जाओ ऐसे पता चलेगा कि वाइट शर्ट पहन कर जाओ, सुबह एकदम वाइट चकाचक नया शर्ट पहन कर जाओ, शाम को आओगे ना, शाम को घर आओगे वो पीली और काली हो जाएगी, पूरी शर्ट येलोइश हो जाएगी। ओके येलोइश और ब्लैकिश इस कलर की हो जाएगी। क्यों, इतना पॉल्यूशन है। और ठंड में तो क्या होता है, ठंड में एयर की डेंसिटी कम हो जाती है, हवा भारी हो जाता है, तो क्या होता है कि धुआं आर पार नहीं होता, जो पॉल्यूशन है इधर से उधर जाता नहीं, वही रुक जाता है।
इसकी वजह से इतना फॉग होता है, लगता है ठंड है, पर इतनी ठंड नहीं होती, वो फॉग की वजह से होता है। हाँ, स्मोक की वजह से होता है, पॉल्यूशन की वजह से होता है। बात करें वर्ल्ड रैंकिंग में तो दुनिया का चौथा, ओके, वर्ल्ड का 4th सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड कंट्री कौन है, तो वो कंट्री नहीं, सिटी कौन सा है, तो दिल्ली है। चलो बात करते हैं। दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल हैज अनवील्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव 15-point विंटर प्लान टू एम्ड एट एड्रेसिंग द एयर पॉल्यूशन। मीन्स जो भी एयर पॉल्यूशन है उसको कैसे कम किया जा सकता है, कैपिटल जस्ट इन टाइम फॉर द फेस्टिव सीजन। फेस्टिव सीजन यानी आपको पता है सर्दियाँ आ रही है, सर्दियाँ यानी कि जस्ट आने वाली। और सर्दियों में कौन सी फेस्टिवल्स आती है अच्छी अच्छी, सबसे पहले तो क्रैकर्स वाला हमारा दिवाली, ठीक है, दिवाली, दशहरा, ये सब आ रहा है। और इस समय बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होगा, इतने सारे पटाखे जलाए जाएंगे, कितना पॉल्यूशन होगा। तो वही फेस्टिव सीजन को टैकल करने के लिए ये 15-point विंटर प्लान लेकर आया गया है। ओके, दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने त्योहारी सीजन के लिए, ठीक है, अभी त्योहारों के टाइम के लिए, कि ठीक समय पर राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण को संबोधित करने के उद्देश्य से एक व्यापक 15 सूत्रीय शीतकालीन कार्य योजना का अनावरण किया है। ओके, 15 पॉइंट का जो है ना विंटर के लिए आया है, फेस्टिव सीजन्स के लिए कैसे टैकल किया जाएगा इन फॉग्स को, ठीक है, ये जो पॉल्यूशन है उनको। बात क्या हो रही है, द इनिशिएटिव इज टू रेस्पॉन्स टू प्रेशर नीड फॉर क्लीनर एयर दिल्ली, ठीक है, क्लीनर, दिल्ली में साफ़ हवाएं, दिल्ली में साफ़ हवाएं तो सपना हो गया है। कभी भी आप जाओ दिल्ली में साफ़, सुबह 5 बजे भी जाओगे ना तो पॉल्यूशन होता है, ये हालत है दिल्ली की। ओके, चलो बात करते हैं क्लीनर एयर इन दिल्ली विच हैज़ बिन सम कुछ इम्प्रूवमेंट देखी जाएगी इन एयर क्वालिटी मैट्रिक्स इंक्लूडिंग रिडक्शन इन PM 2.5 एंड PM 10। अब बात करूँ बाकी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि एयर क्वालिटी सही की जा रही है, पर ये PM 2.5 क्या है और PM 10 क्या है। PM 10 यानी 10 माइक्रोन, यानी बहुत छोटे छोटे कण, वही 2.5 यानी 2.5 माइक्रोन से कम, और 10 माइक्रोन यानी 10 माइक्रोन से कम। ऐसे पार्टिकल्स है एयर में, ऐसे पॉल्यूटेंट्स है, तो वो पॉल्यूटेंट्स हम सांस लेते हैं, हमारे सांस के साथ वो अंदर जाता है, लंग्स में जाता है, फेफड़ों में जाता है, ठीक है, और वो हमें बीमार करता है, बहुत बीमार करता है। तो उसी में बात हो रही है कि इन सब चीज़ों पे फोकस किया जाएगा कि कैसे ये जो माइक्रोन्स है ना 2.5 और 10 माइक्रोन्स, इसको कम किया जाएगा ताकि बीमारियां कम फैलें। ये दिल्ली पहल में स्वच्छ हवा को अत्यधिक आवश्यकता की प्रतिक्रिया है, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दिल्ली में अगर छोटे छोटे बच्चे रह रहे हैं ना, उनको बीमारियां हो रही है, उनको अस्थमा हो रहा है, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया है वहाँ पे। ओके, जिसमें PM 2.5 यानी 2.5 और PM 10 के स्तर में कमी सहित वायु गुणवत्ता मैट्रिक्स में कुछ सुधार देखा गया है। ये जो 15 पॉइंट है इसका ही ये चीज़ है, इसका इनिशिएटिव है कि चीज़ों को सही किया जाएगा। तो फिलहाल जो 2.5 माइक्रोन और 10 माइक्रोन है इसमें काफ़ी सुधार देखने को मिला है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। ओके, जो रोइसियांग है जांग अवॉर्डेड 23 सशस्त्र रामानुजन प्राइज। रामानुजन की बात करूँ तो श्रीनिवासन रामानुजन। ओके, अगर नाम सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना है तो बहुत ही गलत बात ही है कि आपने रामानुजन का नाम नहीं सुना है, ठीक है। श्रीनिवासन रामानुजन, हॉलीवुड में एक मूवी भी आई है, हमारे इंडिया की है ये। ओके, इंडिया में तो नहीं बनी है मूवी, थोड़ी बहुत क्लिप्स मिल जाएगी आपको यूट्यूब पे वीडियोज़ और में, पर एक बहुत ही अच्छी मूवी आई है श्रीनिवासन रामानुजन। ओके, अगर आप ये मूवी देखो 1729, ओके 1729 ये श्रीनिवासन रामानुजन का नंबर होता है, ठीक है। आज तक है ना ये नंबर नहीं, मीन्स इन्होंने ये नंबर दिया था कि ये श्रीनिवासन रामानुजन नंबर है। चलो ये छोड़ो, हम डिस्कस करते हैं इनके ऊपर। जो ये है इनको क्या रॉयल सोसाइटी, ठीक है, रॉयल सोसाइटी क्या, जब इंडिया आज़ाद नहीं हुई थी यानी 1918 की बात है। ओके, इस समय ये रामानुजन को बुलाया गया था रॉयल सोसाइटी में, और रॉयल सोसाइटी में क्या इनको मैथमेटिक्स के लिए बुलाया गया था। ये जो प्राइज़ है किस में मिलती है, मैथ्स के फील्ड में। ओके, मैथ्स के फील्ड में ये प्राइज़ मिलती है, तो रामानुजन को बुलाया गया था। और ये सबसे यंगेस्ट थे उस टाइम के, मीन्स इनकी एज कितनी थी, 32 साल, सबसे यंगेस्ट थे
और मैथमेटिक्स की फील्ड में इन्होंने बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें करी, ऐसे ऐसे कितने तो इक्वेशंस दिए जो अभी तक सॉल्व नहीं कर पाए हैं लोग। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने बात करी रामानुजन जी के बारे में। अब पढ़ते हैं इनके बारे में। ठीक है, एक मैथमेटिशियन है रुएक्जियांग जांग, एन असिस्टेंट प्रोफेसर। क्या है? एक असिस्टेंट प्रोफेसर है एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। कहाँ की? कैलिफोर्निया बर्कले जो यूएस में है उसकी। हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द रिसिप्टेंट ऑफ द प्रेस्टिजियस 2023 सशस्त्र रामानुजन प्राइज़। सशस्त्र रामानुजन जो प्राइज है इसके लिए इनको सेलेक्ट किया गया है। ओके, अमेरिका के वारकिल, ठीक है, वारकिल स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर गणितज्ञ कौन है? रुईक्सियांग झांग को प्रतिष्ठा के रूप में उनको चुना गया है। इनको रामानुजन प्राइज दिया जाएगा। ओके, बात करते दिस अबाउट रिकॉग्नाइज हिज रिजेम्बलेंस कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैंने अभी बताया श्रीनिवासन जो थे, श्रीनिवासन रामानुजन मैथ्स के फील्ड में थे। वो मंदिर जाते थे ना, फ्लोर्स होते हैं, ऐसे ही ज़मीन पे लिख लिख के क्वेश्चन सॉल्व करते रहते थे। ऐसे उनको नींद नहीं आती थी, उनको कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं होता था ना, तो वो ऐसे ड्रीम सपना देखते थे, फिर सपने में उनको वो सॉल्यूशन मिलता था, फिर वो वापस उसको सॉल्व करते थे। बहुत अच्छी कहानी है। सोचो 31 साल की उम्र में उनको रॉयल सोसाइटी में बुलाया गया था और 32 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई थी। ओके, डेथ क्यों हो गई थी? क्योंकि वो यूके चले गए थे, यूनाइटेड किंगडम यानी कि लंदन चले गए थे। ओके, लंदन में सारे नॉन वेजिटेरियन होते हैं, सब मांस मछली ये सब खाते हैं, पर हमारे जो श्रीनिवासन थे वो क्या थे? वेजिटेरियन थे। अब वो वेजिटेरियन थे तो ऑब्वियस है वहाँ की चीज़ें नहीं खा सकते, और वहाँ वेजिटेरियन चीज़ें बहुत ही कम मिलती थी, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो और उस समय क्या भुखमरी टाइप आया गया था, मीन्स बहुत ज़्यादा, क्या बोलते हैं इसे, मीन्स यही समझो कि उस समय खाने की चीज़ें बहुत कम हो गई थी यूके के अंदर। तब वो क्या करते थे, उनके पास और ऑप्शन नहीं था, क्योंकि सिर्फ नॉनवेज खाना। जिस कैंटीन में रॉयल सोसाइटी अच्छी सोसाइटी है, ओके, बहुत अच्छी सोसाइटी है, बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं वहाँ पर, वही वहाँ हर एक चीज़ नॉन वेजिटेरियन थी। जो शेफ़ था सब नॉनवेज खाना बनाता था, और वो प्योर वेजिटेरियन ब्राह्मण थे। तो वो क्या करते थे, जो भी चीज़ें बचती थी उसी से खाना कर लेते थे। ठीक है, कभी जाते थे तो सड़ी गली सब्जियां मिलती थी, उससे खा लेते, जिसकी वजह से उनको बीमारी हो गई थी, और 32 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई थी। मरने के लगभग 1-2 महीने पहले वो इंडिया आए थे, और फिर इंडिया में उनकी डेथ हो गई 1 महीने बाद। ओके, चलो डिस्कस करते हैं। और इस प्राइस में कितना? $10,000 प्राइज मनी मिलता है, कैश प्राइज मिलता है। और ये जो प्राइस का एक और चीज़ बताना भूल गई, इस प्राइस का एज लिमिट भी है, 32 साल ही है। ओके, 32 साल एज लिमिट है, कि अगर आप 32 साल तक के ही हो तभी आपको ये प्राइज़ रामानुजन प्राइज़ मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो ट्रिब्यूट दे रहे हैं किनको? रामानुजन जी को, क्योंकि उन्होंने 32 साल की उम्र में ये सारी चीज़ें हासिल कर ली थी। आगे चलते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस 2023। द इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस सेलिब्रेटेड ऑन October 2 ईच ईयर। हर साल 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी के बर्थडे वाले दिन क्या मनाया जाता है? नॉन वायलेंस डे। अगर पीस प्राइज सुना है? पीस प्राइज, वर्ल्ड पीस प्राइज, जो नोबल के लिए नोबल प्राइज मिलता है। आप देखोगे इनके फॉलोअर्स को मिला है, नेल्सन मंडेला जी को मिला है, साथ ही साथ ओबामा को मिला है ना, बराक ओबामा जो प्रेसिडेंट हैं यूके के, उनको मिला है, पर इनको नहीं मिला है। थोड़ी कंट्रोवर्सी की बात है, बट ठीक है, नहीं मिला तो नहीं मिला। पर इनके जो भी फॉलोअर्स हैं जिन्होंने भी शांति का राह लिया है, इनको देखकर उनको मिला है ये प्राइज़। ठीक है, आगे यहाँ बात करते हैं। तो ये क्या है? नॉन वायलेंस। आपको पता है जो हमारे महात्मा गांधी जी हैं वो सत्य और अहिंसा के परम धर्म मानते थे, कि सत्य और अहिंसा को फॉलो करके चलोगे ज़िंदगी में तो सक्सेस तुम्हारे पास है, कोई तुमको नहीं रोक सकता। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। तो उन्हीं की याद में 2 अक्टूबर को सत्य अहिंसा दिवस मनाया जाता है, मीन्स अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, महात्मा गांधी जी के बर्थडे वाले दिन। एक और चीज़ है, ठीक है, एक और डे इम्पॉर्टेंट है। क्या? इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। ओल्डर पर्सन यानी जो वृद्ध लोग होते हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनका दिवस। ये क्यों मनाया जाता है? इसको मनाने का मेन कारण है ताकि हमारे समाज में जो वृद्ध लोग हैं, जो ओल्डर सिटीजन्स हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में। ठीक है, वो कितनी सारी चीज़ें हमें सिखाते हैं, वो एक्सपीरियंस्ड है, वो हमको पहले ही बता देते हैं ये करो सही रहेगा, नहीं करो नहीं सही रहेगा, है ना। कुछ आता जाता मीन्स ऐसा नहीं कह रही हूँ, मीन्स अपन यही सोचते हैं ना कि ये इनको अभी पुरानी पीढ़ी की चीज़ें पता है ना, पर वो एक्सपीरियंस्ड है, हमेशा एक्सपीरियंस वाली चीज़ें काम आती है। द इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन ऑब्जर्व्ड ऑन कम
अक्टूबर 1 को मनाया जाता है। एवरी ईयर अ ग्लोब ओकेजन दैट रिकॉग्नाइज द इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन ऑफ द सीनियर सिटीजन वाइल शेल्डिंग लाइट ऑन द यूनिक चैलेंजेस दे फेस। ठीक है, लाइफ में कितनी सारी चैलेंजेस इन्होंने फेस करी है, बुजुर्ग हो गए हैं, पूरा एक्सपीरियंस है, बहुत पुरानी पुरानी चीज़ों का एक्सपीरियंस है। तो अगर ये आपको कोई राय देते हैं, बहुत सही रहेगा आपकी लाइफ के लिए। इन्हीं को याद करने के लिए हम अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाते हैं। ओके, कब आता है? 1 अक्टूबर को आता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। दिस डे इस्टेब्लिश द यूनाइटेड नेशन। ये इस्टेब्लिश किसने किया था, किसने स्थापना करी थी इस देश की? तो वो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। सर्व एज अपॉर्चुनिटी, किस लिए? ऑनर प्रोवाइड करने के लिए और सेलिब्रेट करने के लिए। ठीक है, मीन्स जो बुजुर्ग लोग हैं उनको एक अच्छी इज्जत देने के लिए, उनका क्या महत्व है हमारे जीवन में, इन सब चीज़ों को बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए इस इवेंट का ओकेजन ये मनाया जाता है। बात करें 2023, तो ये कौन सा है? 33rd। ठीक है, 33वां इस बार संस्करण रहा है वर्ल्ड ओल्डर सिटीजन डे का। ओके, और इसका थीम क्या है? फुलफिलिंग द प्रॉमिस ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट फॉर ओल्डर पर्सन। यानी जो बुजुर्ग लोग हैं उनको भी पूरा ह्यूमन राइट का पूरा अधिकार है। आप कितनी बार देखोगे बूढ़े बुजुर्ग लोग रास्ते में कहीं बैठे मिल जाएंगे हैं, तो उन्हीं चीज़ों को सही करने के लिए, सुधारने के लिए, कि उनकी लाइफ कैसे सुधारी जा सकती है, इसके लिए हम ये डे मनाते हैं। नेक्स्ट, वर्ल्ड हैबिटेट डे 2023। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस हम कब मनाते हैं? 1 मंडे। ठीक है, अक्टूबर का जो पहला मंडे होता है, पहला सोमवार है, उस दिन मनाया जाता है। प्रत्येक अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है क्या? विश्व पर्यावरण दिवस, यानी कि वर्ल्ड हैबिटेट डे। हैबिटेट का मतलब अगर समझाऊं तो हमारी हैबिटेशन है, जैसे कि ये जगह है, यहाँ मैं रह सकती हूँ, यहाँ पेंगुइन आके नहीं रह सकता है ना, तो पेंगुइन का हैबिटेट क्या हो जाएगा? वो आइस, बहुत सारा स्नो, जहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ है, ऐसी जगह पे रह सकते हैं हम। उतने नॉर्थ पोल साउथ पोल में हम नहीं रह सकते, तो वो हमारा हैबिटेट नहीं है, हमारा हैबिटेट ये था। अब डिस्कस करते हैं। दिस ईयर वर्ल्ड हैबिटेट डे ऑब्जर्व्ड ऑन 2 अक्टूबर। इस बार कौन से दिन मनाया गया है? 2 अक्टूबर को। क्या बात हुई है कि अक्टूबर के पहले मंडे को मनाया जाता है, तो इस बार पहला मंडे कब आया? 2 अक्टूबर को। इन द ईयर 2023 दिस डे टेक अ स्पेशल सिग्निफिकेंस एज अर्बन इकोनॉमिक्स। ठीक है, जो अर्बन, इस बार इसका जो हैबिटेट है, हैबिटेट का जो मेन चीज़ जिस पे फोकस किया जाएगा वो क्या है? जो शहर है, शहर के लोगों की जो इकोनॉमी है, मीन्स अगर इकोनॉमी सही रहेगी तो उस पर फिर लोगों की अर्निंग अच्छी हो जाएगी। तो इकोनॉमी पे बेस्ड, ठीक है, जो भी है ना अभूतपूर्व चुनौतियाँ हैं, किससे? अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी परेशानियां हैं उन पे फोकस किया जाएगा, ताकि वो उससे डील टैकल करी जा सके और चीज़ें सॉल्व की जा सके। लोगों की जो लाइफस्टाइल है, ओके, जो लोगों की लाइफस्टाइल है उसको सुधारा जा सके, इसलिए ये इवेंट रहा है। ओके, तो होप ये छोटा सा सेशन था आपको अच्छा लगा हो, थोड़ी चीज़ें आप यहाँ ध्यान दो। बात करते हैं पेगासस करियर एकेडमी की, तो ये आपके लिए लेकर आता है CGL, CPO, CHSL और MTS इन सब का बैच, जिसके अंदर आपको फाउंडेशन बैच मिल जाएगा, इंग्लिश, रीजनिंग, GK, मैथ्स, इन सब की क्लासेस मिल जाएगी। 1000 से ज़्यादा 1000+ आपको, ओके, 1000+ आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। जो भी न्यू मटेरियल है उस पे बेस्ड नए नए क्वेश्चन किस किस पैटर्न में बनते हैं, उन सब पे बेस्ड आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। बहुत 1000+ है, जिसके अंदर आपको सेक्शन वाइज, टॉपिक वाइज, फुल लेंथ टेस्ट, हर टाइप के टेस्ट मिल जाएंगे। अगर आपको ऐप डाउनलोड करना है तो आप गूगल प्ले से और ऐप स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अंदर जाकर आप ये फाउंडेशन कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं GD। आपको पता है GD की वैकेंसी आ गई है, 84,000+ पदों पे वैकेंसी अभी आ जाएगी। नोटिफिकेशन मीन्स सूचना तो हम तक आ गई है, अक्टूबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, अब इसके बारे में बात करें तो ये जो है क्लासेज 5 अक्टूबर शाम 4 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। डायरेक्ट लाइव कहाँ से होगा? क्लासरूम से। डायरेक्ट लाइव क्लासरूम से आपको बैचेज मिल जाएंगे। इसके अंदर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आपको, अगर ऑफलाइन ज्वाइन करना है, क्लासरूम में आके ज्वाइन करने, ऑनलाइन अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप सेम ऐप स्टोर से या गूगल प्ले से आप ऐप डाउनलोड करो, वहाँ पे जाके पेगासस में जाके GD का कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। ओके, हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी, सारे टॉप की फैकल्टीज़ हैं, बेसिक टू एडवांस हर एक चीज़ पढ़ाया जाएगा। तो होप ये सेशन आपको अच्छा लगा हो।
कमेंट सेक्शन में बताना कैसा रहा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।